Hello and welcome to Umang, where we'll be analyzing previous year question for mains. So let us begin. तो आज का जो क्वेश्चन है, it reads, Indian Constitution exhibits centralizing tendencies to maintain unity and integrity of the nation. Elucidate in the perspective of Epidemic Disease Act 1897, the Disaster Management Act 2005, and recently passed Farm Acts. यह था जीएस पेपर 2 2020 में फॉर 250 वर्ड्स और 15 मार्क्स, और ये हमारे सिलेबस के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स वाले पार्ट से आया था। तो आइए हम इस क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है, ये देखा जाता है। जैसे कि जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, ऑल्दो हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट इस केस में जो है वो सेंटर इंटरवीन कर सकता है इन द स्टेट्स। उसके अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, उसमें सेंटर कैन डायरेक्ट एनी सर्विंग ऑफिसर बीट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिव एनी इंस्ट्रक्शन एज इट थिंक्स अप्रोप्रिएट फॉर। उसके अलावा हम देखते हैं कि जो फार्म एक्ट्स थे, दे एनक्रोच्ड अपॉन द स्टेट सब्जेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एपीएमसी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं। तो आइए अब हम इसका एनालिसिस देख लेते हैं, कौन से वो प्रोविजंस हैं। तो जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, उसमें जो प्रोविजन है, पावर टू इम्पोज पेनल्टी, यानी सेंटर किसी के भी ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। इट कैन इंस्पेक्ट एनी पर्सन वेदर दे आर ट्रेवलिंग बाय रोड, रेल और एयर। उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हो गया, उसमें सेंटर कैन रिस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्टिविटी एंड कॉमर्स इवन दो पब्लिक एक्टिविटी एंड लॉ एंड ऑर्डर आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, बट सेंटर इस केस में इंटरवीन कर सकता है। उसके अलावा सेंटर कैन ऑल्सो सेंड एडिशनल फोर्सेज इवन दो स्टेट में नॉट हैव रिक्वेस्टेड इट। फिर हम फार्म एक्ट्स में देखते हैं, सो दे एनक्रोच्ड अपॉन द एपीएमसी। उसके अलावा सेंटर ने क्या किया था, एंट्री नंबर 33 यूज़ की थी अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट टू बाईपास द स्टेट्स। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हमें दिख रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका एक ड्राफ्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सच एज ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं बॉडी में। तो पहले आपको एपिडेमिक डिजीज एक्ट को बताते हुए बताना है कि इसमें कैसे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में कैसे, और फिर फार्म एक्ट्स में कैसे हैं। उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हो कि सरकारिया कमीशन का रिकमेंडेशन को हमें फॉलो करना चाहिए, दैट ओवर सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू ब्लड प्रेशर एट द सेंटर एंड अनीमिया एट द पेरिफेरी, जो सरकारिया कमीशन ने कहा था। तो आइए अब हम देखते हैं आप इसका मॉडल आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज़ बीन गिवन टू अस। तो अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव रूट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। तो प्रोविजंस जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये सब है, हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड टू प्रोटेक्ट और टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो कुछ केसेस में आप बता सकते हो द सेंटर गेट्स ओवरराइडिंग पावर्स, जो भी स्टेट लिस्ट में 7 शेड्यूल में मेंशन है, इन सर्टन स्पेशल केसेस, उन केसेस में। तो अब आप एक एक एक्ट का प्रोविजन बता सकते हो कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट में कैसे होता है, इवन दो हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट इसका सेक्शन 2 इन्वोक कर सकता है सेंटर और इंटरवीन कर सकता है। वैसे ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है, इट कैन डायरेक्ट एनी सर्विंग सिविल सर्वेंट अंडर द सेंटर ऑफ द स्टेट टू फॉलो इट्स डायरेक्शंस। तो किसी को भी ये डायरेक्ट कर सकती है। उसके अलावा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन यूज द पावर ऑफ सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड, और जो है अप्रोप्रिएट रेगुलेशंस बना सकती है और अप्रोप्रिएट तरीके से पनिश कर सकती है अगर कोई उसके ऑर्डर्स को डिसओबे कर रहा है तो। फिर हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे टेक मेजर्स एंड प्रिस्क्राइब रेगुलेशन फॉर इंस्पेक्शन ऑफ पर्सन्स ट्रेवलिंग बाय रेड, रोड, सी और अदरवाइज। ठीक है, तो किसी को भी इंस्पेक्ट कर सकती है। और उसके बाद इट कैन टेक मेजर्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ अ पर्सन इन हॉस्पिटल, टेम्पररी अकोमोडेशन, इस तरीके से। एंड इट गिव्स लीगल प्रोटेक्शन टू द इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर एक्टिंग अंडर द एक्ट। तो एक्टिंग ऑफिसर कोई भी हो सकता है, बट उसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है पनिश नहीं कर सकती, आप पनिश नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट की इम्यूनिटी होती है उसे। फिर हम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के केस में भी देख लेते हैं। सो रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक एक्टिविटी एंड कॉमर्स, इवन दो दिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है ये एक्ट। फिर सेंटर डायरेक्ट्स द स्टेट टू इश्यूज गाइडलाइन, जिसको जो है वो सिर्फ इंक्रीज कर सकते हैं, डाइल्यूट नहीं कर सकते इन रिस्ट्रिक्शंस को, जैसे हम लॉकडाउन के केस में देखते हैं। फिर इट एम्पावर्स डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू पनिश एनीबडी हु इम्पीड्स द functioning. And then we have central government in certain cases can directly empower and डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड देयर बाय कंप्लीटली बाईपासिंग द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सेंटर जो है वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज से कम्युनिकेट कर सकता है एंड इट कैन बाईपास द स्टेट गवर्नमेंट एट इट्स विल। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मे सेंड एडिशनल फोर्सेज टू अ डिजास्टर हिट एरिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। फिर हम फार्म लॉस पे आते हैं।
फार्म लॉज में क्या किया था सेंटर ने, एंट्री 33B को यूज़ किया था इन कंकरेंट लिस्ट विच डील्स विद द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फूड स्टफ, और इससे उसने स्टेट को बाईपास कर दिया था। उसके बाद क्या है, दीज एक्ट्स आर बीइंग डिबेटेड दैट दे आर एनक्रोचिंग अपॉन द APMC इटसेल्फ, जो कि वापस स्टेट के डोमेन में आता है, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसका मार्केटिंग वाला पार्ट, ठीक है। फिर सेंटर ऑन इट्स पार्ट हैज आर्ग्यूड दैट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, चाहे वो इंटर स्टेट हो एज वेल एज इंट्रा स्टेट, दिस कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। बट द थिंग इज क्या है कि सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ जो है ये स्टेट के अंडर में आता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आता होगा सेंटर के अंडर में ड्यू टू कंकरेंट लिस्ट, बट जो सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ है ये नहीं आता है। एंड एट लास्ट जो एंट्री 33 है उसमें जो है इट डजंट इंक्लूड मार्केट्स, ठीक है। मार्केट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टेट सब्जेक्ट एंट्री 28 ऑफ द लिस्ट 2। तो इस तरीके से आपको बताना है कि किस तरीके से स्टेट्स के ऊपर एनक्रोच कर रहा है सेंटर, उस तरीके से। फिर हम वे फॉरवर्ड में आते हैं। तो वे फॉरवर्ड में क्या है कि यूज़ ऑफ फोरम सच एज इंटर स्टेट एंड जोनल काउंसिल किया जा सकता है। देन सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट्स टू टेक एक्शन एंड यूज दिस मेजर्स एज लास्ट रिजॉर्ट, तो इसे लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज़ किया जाए। फिर एक काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है ऑन द लाइन्स ऑफ GST काउंसिल, तो GST काउंसिल को जैसे किया गया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाने के लिए, उस तरीके से किया जा सकता है। और फिर आप कंक्लूड कर सकते हो एज हाईलाइटेड बाय सरकारिया कमीशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस आर बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड रिक्वायर द सेंटर टू मेंटेन रिस्ट्रेंट फॉर सक्सेसफुल implementation of federation. Over centralization leads to blood pressure at the center and anemia at the periphery. इस तरीके से आपको कंक्लूड करना रहेगा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी में फ्यूचर में आ सकता है। So the question reads, the Constitution of India is said to be made by ransacking all different constitutions of the world. Critically examine the above statement. तो अब इसमें आपको क्रिटिकली एग्जामिन पूछा है तो आपको पहले बताना है कि हाँ रैंसैक किए हैं, कि हम ब्रिटेन से कुछ लिए हैं, ठीक है। उसके बाद अमेरिका से लिए हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू लिया है हमने अमेरिका से, जापान से कुछ लिया है हमने तरीके से, साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है। फ्रांस से हमने क्या लिया है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स थे सच एज लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, उस तरीके से USSR से कुछ लिया है। बट क्रिटिकली एग्जामिन है तो आपको ये भी बोलना है कि लिया तो है हमने, बट दीज आर सम, कुछ इन फीचर्स को हमने चेंज भी किया, हमने उनको इंडियन कंडीशंस के हिसाब से बदला है। जो हमने लिया भी है कि हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो ब्रिटेन में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर जो USA है उससे हमारा जुडिशियल रिव्यू लेस पावरफुल है, इस तरीके से आप बता सकते हो। तो आपको ये बताना है कि हमने लिया तो है फीचर, बट उसको जो इंडियन नीड्स है उसके हिसाब से अडॉप्ट किया, और कुछ फीचर्स हमारे खुद के भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ ही बाहर से लिया। जैसे जो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है इंडिया में वो कहीं और नहीं पाया जाता है, जैसे जो भी वेरियस आर्टिकल्स हैं 371A से लेके B, C, ये जितने भी हैं ये कहीं और नहीं पाए जाते, तो इस तरीके से आपको बताना रहेगा। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू राइट द आंसर। आपको यही बताना है कि स्टेट कैसे एनक्रोच कर रहा है, सेंटर कैसे एनक्रोच कर रहा है इन केस ऑफ स्टेट्स, ठीक है, उनकी लिस्ट में, और ये सारे एक्ट्स में क्या क्या प्रोविजंस हैं विच अलाउ सेंटर टू एनक्रोच ऑन द स्टेट्स। एंड दिस इज द मॉडल आंसर फॉर आवर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, दोज हु आर राइटिंग इन हिंदी। So I wish you all the best for your examination and a very thank you for this lecture.